नमस्कार प्यारे साथियों। पुनर्जागरण हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने पुनर्जागरण कालीन चित्रकला को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पुनर्जागरण कालीन जो मूर्ति कला थी उसको पढ़ेंगे और साथ में ही स्थापत्य कला और जो संगीत कला है उसको भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और आज की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से आरपीएससी का ट्रेंड कुछ यूँ चला है कि छोटे सेगमेंट से आरपीएससी प्रश्न बनाने लगी है, बड़े सेगमेंट से कम, है ना। तो अब से पहले पुनर्जागरणकालीन साहित्य और पुनर्जागरणकालीन चित्रकला, इन दो पे अधिक सवाल आते थे, लेकिन अब चांसेस ये हैं कि पुनर्जागरणकालीन जो स्थापत्य कला है या संगीत कला है या अन्य जो साइंस के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उनके ऊपर सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि मैं साइंस को भी आज जो है आपको बताऊं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेहतरीन क्लास होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, बड़े गौर से सुनना और बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाते जाना। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुनर्जागरणकालीन मूर्ति कला। ठीक है, पुनर्जागरणकालीन मूर्ति कला। ठीक है, पुनर्जागरणकालीन मूर्ति कला को हम पढ़ेंगे। देखिए, पुनर्जागरणकालीन मूर्ति कला की क्या विशेषताएं थी। आप अब जैसे मैंने विशेषताओं का नाम लिया है तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्या विशेषताएं रही होंगी, क्योंकि सीधी सी बात है वही विशेषताएं थी जो चित्रकला की थी, जो साहित्य की थी, है ना। जैसे धार्मिक बंधन से मूर्तिकला मुक्त हुई, है ना, भौतिक जीवन पे मूर्तियां बनाई जाने लगी, है ना, और सॉरी यथार्थवादी व वास्तविक मूर्तियां बनाई जाने लगी। कल्पना और आदर्शवादिता का जो है यहाँ पे खंडन किया गया, है ना। कल्पना और आदर्शवादिता को त्याग दिया गया और उसके स्थान पर यथार्थवादी मूर्तियां बनी, भौतिकवादी मूर्तियां बनी, मानववादी मूर्तियां बनी, है ना। आध्यात्मिकता को खारिज किया गया, धार्मिक बंधन हट गया, मतलब आध्यात्मिकता हट गई। ठीक है, और गिल्ड के प्रभाव से मुक्त हुई, ये सबसे बड़ी विशेषता थी, गिल्ड के प्रभाव से मुक्त होना। गिल्ड क्या होता है? एक संघ होता था, है ना। और पुनर्जागरण काल में जो जो मूर्तियां बनाई जा रही थी वो गिल्ड के प्रभाव में रहते हुए बनाई जा रही थी। गिल्ड का मतलब एक संघ होता था, एक समूह होता था, वो मूर्तिकारों के ऊपर नियंत्रण रखता था और मूर्तिकारों से अपने अनुसार मूर्तियां बनवाता था। और चूंकि मध्यकाल में धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए वह जो गिल्ड था, जो संघ था, वो मूर्तिकारों से और राज दरबार से संबंधित मूर्तियां बनवाता था, पॉप की मूर्तियां बनवाता था, धर्म से संबंधित मूर्तियां बनवाता था, है ना, चर्च की मूर्तियां बनवाता था। लेकिन अब जब संघ से और ये लोग मुक्त हो गए तो एक तो चित्रकला लोक मतलब आम आदमी तक भी पहुंची। क्यों? क्योंकि पहले तो जो चित्रकार थे, जो मूर्तिकार थे, वो मूर्तियां बनाकर गिल्ड को दे देते थे और गिल्ड उनके जीविकोपार्जन के लिए कुछ पैसा दे देती थी। इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब मूर्ति आम आदमी के लिए बनाई जाने लगी तो आम आदमी उन मूर्तिकारों को पैसा देता और सीधा उनके बीच में ही संबंध होता, है ना। उनके बीच में एग्रीमेंट होता था कि भाई ये मूर्ति बनाने के मैं इतने लूँगा, तो वो सीधा उनके बीच में संपर्क हो जाता था। और इस वजह से एक तो जो है कलाकार जो थे वो पैसे वाले हो गए, क्योंकि संघ पहले उनको उतना पैसा नहीं देता था जितनी उनकी मेहनत होती थी, केवल जीविकोपार्जन के लिए पैसा देता था, है ना। और संघ पूरा पैसा खा जाता था और फिर पैसा आता भी कहाँ था उन लोगों के पास, क्योंकि मूर्तियां बनाई धर्म के लिए जा रही थी, चर्च के लिए जा रही थी। और धार्मिक कार्यों में तो आज भी आप काम करवाओगे ना किसी भी कलाकार से, तो हम कहेंगे अरे यार ये तो धार्मिक काम के लिए जा रहा है, तो वैसे ही वो पैसे कम कर देता है ना। तो ये चीज़ें उस ज़माने में भी होती थी, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि आम आदमी के लिए काम करने लगे मूर्तिकार, आम आदमी की मूर्तियां बनाने लगे, तो फिर आम आदमी ने सीधा उनको पैसे दिया,
तो जो मूर्तिकार थे उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया, क्योंकि उनके पास पैसा हो गया तो उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई। और मूर्तिकला जो धर्म पर केंद्रित थी या पॉप पर केंद्रित थी, गिल्ड के प्रभाव में थी, वो मुक्त हुई वहाँ से और आम आदमी तक मूर्तिकला पहुँची। आम आदमी ने अपने, और जैसे भाई कई बार कई ऐसे पैसे वाले लोग होते हैं जिनके मान लो दादाजी का या उनके रिलेशन में किसी का भी देहांत हुआ है तो उसकी मूर्ति बनवा दी याद स्वरूप, है ना। तो वो काफ़ी अच्छा पैसा दे देते थे, है ना, मूर्तिकारों को। तो एक तो कला आम आदमी तक पहुंच गई और जो कलाकार थे वो पैसे वाले हो गए, उनके वो समृद्ध हो गए, है ना। तो इस प्रकार से एक मध्यम वर्ग भी जो है यहाँ पे कलाकारों का, मूर्तिकारों का वो विकसित हुआ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई, है ना। तो वही सारी थी मध्यकाल में, मध्यकालीन जो साज सज्जा थी उसके स्थान पर जो है एक नग्नता इन मूर्तियों में यहाँ पे देखने को मिली, है ना। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी, मैं इनकी विशेषताओं को यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर प्रमुख मूर्तिकारों को देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे कि मूर्तिकारों ने किन किन की मूर्तियाँ बनाई थी। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं यहाँ से सवाल, तो चलिए बात करते हैं विशेषताओं की। मैं बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है। विशेषताएं, तो विशेषताएं तो विद्यार्थियों आपको जो है मुझे नहीं लगता कि पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि सबकी सेम वही विशेषताएं हैं, है ना। तो इसकी विशेषताओं में हम यही लिखेंगे कि सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा, गिल्ड के प्रभाव से मुक्ति, है ना। गिल्ड को बोलते हैं संघ, है ना। संघ के प्रभाव से मूर्तिकला मुक्त हुई, मूर्तिकला मुक्त हुई। ठीक है, अब गिल्ड गिल्ड के प्रभाव से मुक्त होने से क्या हुआ, ये बात मैंने पूरी बोल के बता दी है। फिर यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि होगी। ठीक है, आप अपनी भाषा में ज़रूर लिखना कि गिल्ड के प्रभाव से मुक्त होने से क्या हुआ, है ना। चलो मैं फिर भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इसके प्रभाव से क्या हुआ। एक तो जो है कलाकार स्वतंत्र हुए, है ना, स्वतंत्र हुए। कला जो थी, कला आम आदमी तक पहुंची, आम आदमी तक पहुंची। ठीक है, आम आदमी तक पहुंची, इस कारण कलाकार को अधिक पैसा मिला, है ना। कलाकार को अधिक पैसा मिला, अतः कलाकार के जीवन में समृद्धता आई, है ना। अतः मैं सीधा लिख रहा हूं, समृद्धता, समृद्धता आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई, और भी इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन केवल लिख देने से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक कंसेप्ट आपको दे दिया है, और वो कंसेप्ट यदि आपके समझ में आ गया तो यहाँ पे इस पूरे पेज को आप वैसे ही पढ़ दोगे, है ना, कुछ भी लिख दोगे। अब मूर्तिकार जो थे वो धर्म के बंधन से मुक्त हो गए थे, आम आदमी तक कैसे किला पहुंची, क्योंकि आम आदमी अब अपने जो आदर्श थे उनकी मूर्तियां बनाने लगे, अपने दादा की, अपने पिता की, अपने भाई की, अपनी पत्नी की, अपनी प्रेमिका की, है ना। मानववादी जो है मूर्तियां बनी, है ना। जैसा कि पता है मानववाद पुनर्जागरण काल की बहुत बड़ी विशेषता रही है। और मानववाद क्या है, मानव के लिए, मानव के द्वारा ज्ञान क्या है, मानवतावाद कहलाता है। मानवतावाद का अर्थ होता है उन्नत ज्ञान, किसके लिए, मानव के लिए, किसके द्वारा, मानव के द्वारा, है ना। मानव के लिए, मानव के द्वारा जो ज्ञान है, मानव के लिए, मानव के द्वारा ज्ञान, है ना, इस प्रकार का आता है यहाँ पे। तो एक विशेषता तो ये हो गई कि गिल्ड के प्रभाव से मूर्तिकला मुक्त हुई। दूसरा, है ना, एक हो गया, दूसरा हो जाएगा कि धार्मिक बंधन से मुक्त हुई, है ना। धार्मिक बंधन से, धार्मिक बंधन से मूर्तिकला मुक्त हुई। ठीक है, धार्मिक बंधन से मूर्तिकला मुक्त हुई। ठीक है, एक ये मध्यकालीन, मध्यकालीन जो साज सज्जा थी, मध्यकालीन साज सज्जा के
स्थान पर नग्नता आ गई, नग्नता आ गई। नग्न मूर्तियां भी बनाई गई थी। आपको पता है डेविड की मूर्ति, सॉरी, डेविड की जो मूर्ति बनाई दोनातेलो ने, वो पुनरुद्धारण काल की पहली नग्न मूर्ति मानी जाती है ना। और फिर डेविड की ही मूर्ति आगे चल के एंजेलो, माइकल एंजेलो ने भी बनाई थी, जो कि दोनातेलो की मूर्ति से अच्छी मूर्ति थी, है ना। तो ये नग्न मूर्तियां भी यहाँ पे बनाई जाने लगी। उससे पहले मध्यकालीन जो साज सज्जा थी वो चलती थी, है ना। तो मध्यकाल में जो डेकोरेट की जाती थी मूर्तियां, उनको त्यागा गया, उस प्रणाली को त्यागा गया। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अब और हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, आध्यात्मिक आध्यात्मिकता के स्थान पर यथार्थवादी यथार्थवादी मूर्तियां बनाई जाने लगी। यथार्थवादी मूर्तियां बनाई जाने लगी, है ना। आध्यात्मिकता के स्थान पर यथार्थवादी मूर्तियां बनाई जाने लगी, है ना। और क्या लिख सकते हैं अब, आप स्वयं जो है गैस कर सकते हैं। जैसे कि मानववादी मूर्तियां बनाई जाने लगी, है ना। मानववादी मूर्तियां बनाई जाने लगी, ठीक है। मानववादी मूर्तियां बनाई जाने लगी। तो इतनी सारी चीजें थी, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप अपने स्तर पे जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो कुछ कुछ लिख दी है, प्रमुख प्रमुख लिख दी हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो आपका क्लियर हो ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। प्रमुख जो मूर्तिकार थे उनकी बात करते हैं। तो सॉरी, प्रमुख मूर्तिकारों में लोरेंजो गिबर्टी का नाम बहुत बड़ा नाम आता है। लोरेंजो गिबर्टी, ठीक है, जो कि विद्वानों के शहर फ्लोरेंस का वो निवासी था, है ना। फ्लोरेंस का निवासी था। और लोरेंजो गिबर्टी ने जो सेंट मारिया चर्च है उसके गेट पर और मूर्तियां बनाई थी, है ना। उत्तरी द्वार पे जो मूर्ति बनाई, वो बनाई थी उसने उत्तरी द्वार और पूर्वी द्वार पे मूर्तियां बनाई थी। उत्तरी द्वार पे बनाई थी द सेक्रीफाइस ऑफ आइजैक, और पूर्वी द्वार पर बनाई थी गेट्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है। जिनके बारे में आपको याद भी होगा कि जो एंजेलो, माइकल एंजेलो थे, उसने ये कहा था कि ये द्वार तो स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं, है ना। कई बार पूछ लिया जाता है इस प्रकार का मामला, तो आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रमुख मूर्तिकारों की बात कर लेते हैं। प्रमुख मूर्तिकार, ठीक है, प्रमुख मूर्तिकार। तो प्रमुख मूर्तिकारों में एक नंबर पे मैं लोरेंजो गिबर्टी की बात कर लेता हूँ। लोरेंजो गिबर्टी, ठीक है, प्रमुख मूर्तिकारों में लोरेंजो गिबर्टी की हम बात करते हैं। तो देखिए लोरेंजो गिबर्टी के बारे में हम लिखेंगे कि एक तो ये फ्लोरेंस के थे, है ना, फ्लोरेंस के निवासी थे, ठीक है, फ्लोरेंस के निवासी थे, है ना। और इन्होंने जो चित्र बनाया, सॉरी, जो मूर्तियां बनाई, वो बनाई थी सेंट मारिया चर्च के द्वार पर, है ना। सेंट मारिया चर्च के द्वार पर मूर्तियां बनाई, ठीक है, मूर्तियां बनाई थी, ठीक है। सेंट मारिया चर्च के द्वार पर मूर्तियां बनाई थी। सॉरी, तो देखो इसमें दो दो द्वारों पे बनाई थी, है ना। एक तो बनाई थी उत्तरी द्वार पर, है ना। उत्तरी द्वार पर जो बनाई, वो बनाई थी द सेक्रीफाइस ऑफ आइजैक, है ना। द सेक्रीफाइस ऑफ आइजैक, ये ध्यान रखना, द सेक्रीफाइस
ऑफ आइजेक, द सेक्रीफाइस ऑफ आइजेक, ये बनाई उत्तरी द्वार पर, और दक्षिणी द्वार पर, सॉरी पूर्वी द्वार पर, पूर्वी द्वार पर, पूर्वी द्वार पर जो मूर्ति बनाई वो बनाई थी द गेट्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है, द गेट्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है, द गेट्स ऑफ पैराडाइज, ये मूर्ति बनाई थी पूर्वी द्वार पर, ठीक है। तो सॉरी, ये लोरेंजो गिबर्टी के बारे में इतना ही है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि सेंट मारिया चर्च के गेट पर किसने मूर्तियां बनाई, तो लोरेंजो गिबर्टी ने बनाई थी। और इन गेटों के बारे में माइकल एंजेलो ने क्या कहा था कि ये द्वार तो स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं, ठीक है। तो उस बात को मैं जो है विद्यार्थियों यहाँ पे लिख दूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं, आ जाएगा यहाँ पे, अलग कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसके नीचे लिखना, इसके नीचे ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये द्वार तो स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं, ठीक है। ये द्वार तो स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं, ऐसा कहा था एंजिलो सॉरी माइकल एंजेलो, है ना, ये माइकल एंजेलो है, ठीक है, एंजेलो ने कहा था। एंजेलो मर्केल ध्यान आता है मेरे, एंजेलो मर्केल जो जर्मनी की चांसलर रही है, वो उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, वो एंजेलो मर्केल है और ये माइकल एंजेलो है, ठीक है। माइकल एंजेलो, ये वही माइकल एंजेलो है जिसने द फॉल ऑफ मैन और जो है लास्ट जजमेंट जैसी पेंटिंग बनाई थी, है ना। और भी कौन कौन सी पेंटिंग बनाई थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मेरे को, ठीक है। तो चलिए, एक मूर्तिकार हमने पढ़ लिया गिबर्टी, लोरेंजो गिबर्टी। अगला मूर्तिकार दोनातेलो को हम पढ़ेंगे, बड़े ही शानदार हैं दोनातेलो, ठीक है। तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं, आगे की बात हम करते हैं, ठीक है। तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। विशेषताओं को जिसने समझ लिया ना, वो सारी चीजों को समझ जाएंगे, और विशेषताएं तब समझ में आएंगी जब आपको पुनर्जागरण के कारण समझ में आएंगे, ठीक है। तो वो विद्यार्थी जो अब नए जुड़े हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पुनर्जागरण काल के कारण जो हैं उनको जरूर देखें, ठीक है। प्ले लिस्ट पे जाएं और वहाँ पे मैंने पुनर्जागरण की एक लिस्ट बना रखी है, उसी में सारी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। और जो विद्यार्थी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी प्ले लिस्ट पे जाएं, और मैंने पूरा जो है राजस्थान का इतिहास करवा रखा है, एंशियंट हिस्ट्री पूरी करवा रखी है, एक आधा टॉपिक बच रहे हैं, वो अभी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्कूल व्याख्याता करवाए हैं, लेकिन इनका लेवल एकदम अच्छा रखा है मैंने, प्रोफेसर हो या नेट हो, किसी प्रकार के एग्जाम हो, आप अच्छे से जो है एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले मूर्तिकार की, वो है दोनातेलो, ठीक है। नंबर 2 पे दोनातेलो, ठीक है। ये भी फ्लोरेंस निवासी थे, क्योंकि विद्वानों का शहर था फ्लोरेंस, और यहाँ पे हर प्रकार के विद्वान हुए थे, है ना, मूर्तिकार हुए, चित्रकार हुए, साहित्यकार हुए, गजब के हुए थे। क्यों हुए यहीं पर, ऐसा भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मुझे बताएंगे कि फ्लोरेंस को विद्वानों का शहर क्यों कहा जाता है, या विद्वानों का नगर क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ें तो देखो, इन्होंने एक तो है डेविड की मूर्ति बनाई थी, ठीक है। डेविड की जो मूर्ति इन्होंने बनाई वो सॉरी पुनर्जागरण काल की पहली नग्न मूर्ति थी, जो कि सॉरी कांस्य धातु की बनाई थी इन्होंने, ठीक है। डेविड की मूर्ति, नग्न मूर्ति एंजेलो ने भी बनाई थी, माइकल एंजेलो ने भी बनाई थी, और उन्होंने जो मूर्ति बनाई वो संगमरमर की बनाई, ठीक है। किसकी बनाई? संगमरमर की बनाई।
लेकिन एंजेलो की जो मूर्ति थी वो इनकी मूर्ति से अच्छी थी। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इन्होंने इन्होंने जो बनाई वो डेविड की मूर्ति बनाई, है ना, डेविड की मूर्ति। ठीक है, डेविड की मूर्ति जो है इसके बारे में हम लिखेंगे कि पुनर्जागरण काल की पहली नग्न मूर्ति। ठीक है, पुनर्जागरण काल की पहली नग्न मूर्ति बनाई। ठीक है, पुनर्जागरण काल की पहली नग्न मूर्ति बनाई, डेविड की मूर्ति। और कांस्य धातु की यह बनाई थी, है ना, किसकी बनाई थी यह मूर्ति? कांस्य धातु की थी। ठीक है, यह मूर्ति कांस्य धातु की थी। ठीक है, जो मूर्ति है ना, जो मतलब डेविड जो थे वो इजराइल के शासक थे, डेविड, है ना। और इस मूर्ति में इनको जो फिलिस्तीन के योद्धा थे गोलियात, उनके ऊपर खड़े दिखाया गया है ना, गोलियात के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेविड इजराइल के शासक थे। डेविड इजराइल के शासक थे जिनको सॉरी इस मूर्ति में जिनको इस मूर्ति में फिलिस्तीन के योद्धा गोलियात के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। ठीक है, गोलियात के ऊपर खड़ा दिखाया गया है, गोलियात के ऊपर खड़ा दिखाया गया है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। डेविड इजराइल के शासक थे जिनको इस मूर्ति में फिलिस्तीन के योद्धा गोलियात के ऊपर खड़ा दिखाया गया है ना, ये मूर्ति है। अब इस मूर्ति को ही, डेविड की ही मूर्ति को माइकल एंजेलो ने भी बनाया। हाँ, माइकल एंजेलो, मैं फिर कंफ्यूज हुआ, मैंने सोचा शायद वो जर्मनी की चांसलर थी, क्या नाम था उसका, एंजेलो मर्केल, उसका नाम मैंने शायद ले लिया, वो एंजेलो मर्केल, ये माइकल एंजेलो, है ना, माइकल एंजेलो ने भी बनाई थी ये मूर्ति, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा नोट डालकर, सॉरी, देखो नोट डाल के, और हम लिखते हैं कि माइकल एंजेलो, या एंजेलो भी इनको बोलते हैं ना, माइकल एंजेलो ने भी डेविड की मूर्ति बनाई थी, डेविड की मूर्ति बनाई थी, जो कि दोनातेलो की मूर्ति से ज़्यादा सुंदर थी, जो कि दोनातेलो की मूर्ति से अधिक सुंदर थी। ठीक है, ये मूर्ति तो कांस्य की थी, जबकि एंजेलो की जो मूर्ति थी, है ना, इन्होंने पत्थर की बनाई थी ना, इन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, इन्होंने जो मूर्ति बनाई, माइकल एंजेलो ने, वो पत्थर की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफी अच्छी मूर्ति बनाई थी सॉरी माइकल एंजेलो ने। अब सेंट मार्क की आदमकद प्रतिमा भी जो है दोनातेलो ने बनाई थी। ठीक है,
सेंट मार्क की आदमकद प्रतिमा भी इन्होंने जो है बनाई थी। तो एक मूर्ति और है इनकी, सेंट मार्क की आदमकद प्रतिमा। एक तो हमने ये पढ़ा इसके बारे में, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनातेलो की मूर्तियां पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो इसमें लिखना आप सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति, ठीक है। सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति भी दोनातेलो ने जो है यहाँ पर बनाई थी और काफी शानदार मूर्ति थी ये भी। इस प्रकार से दोनातेलो का नाम यहाँ पे लिया जाता है मूर्तिकारों में। काफी अच्छा नाम है, इसका ध्यान रखना मूर्तिकारों में। इसके अलावा इन्होंने और भी मूर्तियां तो बहुत बनाई थी। सेंट जॉर्ज की मूर्ति बनाई थी, है ना, कोयरर की मूर्ति बनाई थी, है ना। तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सेंट जॉर्ज की मूर्ति इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई वो, सेंट जॉर्ज की मूर्ति, सेंट जॉर्ज की मूर्ति, ठीक है। कोयरर की मूर्ति भी बनाई थी, कोयरर, सॉरी, कोयरर की मूर्ति भी बनाई थी, ठीक है। तो ये थी प्यारे साथियों डेविड की सॉरी दोनातेलो की मूर्तियां जो हमने पढ़ी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम आगे माइकल एंजेलो की मूर्तियों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पिएटा की मूर्ति आएगी, डेविड की मूर्ति आएगी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। आप इसको उतारें। ये दूसरा मूर्तिकार था जो हमने पढ़ा। अब हम तीसरे मूर्तिकार की बात करेंगे। बहुत अधिक मूर्तिकारों को हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, भी नहीं मूर्तिकार ज्यादा, क्योंकि जो विकास सर्वाधिक हुआ था वो चित्रकला का और साहित्य का हुआ था, है ना। लेखन कला को बहुत बड़ा विकास कहा था, आपको पता है। किसने कहा था ये बताएंगे कि लेखन कला को बहुत बड़ा आविष्कार माना था एक विद्वान ने, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। कौन वो विद्वान थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तीसरा नाम आता है माइकल एंजेलो का, ठीक है, एंजेलो या एंजेल, ठीक है, इनका नाम आता है। माइकल एंजेलो या एंजेल का नाम आता है, ठीक है। माइकल में थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, माइकल एंजेलो विद्यार्थियों मतलब आज जन्म ये कला की सेवा करते रहे। इन्होंने शादी तक नहीं की, और मैंने आपको बताया भी था कि जब इनसे इनके दोस्त शादी करने के लिए बोलते थे तो ये कहते थे कि कला अच्छी खासी पत्नी है, उसी के कारण काफ़ी दर्द झेल रहा हूँ। यदि दूसरी पत्नी होगी तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है ना, ऐसा इन्होंने कहा था। तो कहने का मतलब कभी इन्होंने शादी नहीं की और पूरा जीवन सिर्फ कला में खपा दिया, है ना। साहित्य और जो है मूर्ति कला और चित्रकला इनकी जो है बड़ी विशेषता रही है ना। तो चलिए हम बात करते हैं माइकल एंजेलो के बारे में, और इनके इस कथन को भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इन्होंने क्या कहा था कि कला अच्छी खासी पत्नी है, उसके कारण ही काफी दर्द झेल रहा हूँ, काफी दर्द झेल रहा हूँ। सॉरी, दूसरी पत्नी होगी तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। ये बात किसने कही थी? ये एंजेलो ने कही थी, माइकल एंजेलो ने कही थी,
ठीक है, माइकल एंजेलो ने कही थी। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा कला में कितना मशगूल था, है ना। कहते हैं कि जब 90 साल की उम्र में जब इसकी डेथ हुई थी उस समय भी चित्र बना रहा था, है ना। सॉरी, प्रमुख चित्र, इनके बारे में बेसिक बात जो है हमने पहले जान ली है, तो मैं यहाँ पे इनकी प्रमुख चित्र क्या, प्रमुख मूर्तियां, उनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें प्रमुख मूर्तियों में जो आएंगी वो आएंगी, जैसे एक तो इनकी आएगी पिएटा की मूर्ति, है ना, पिएटा। इसके अलावा जो है मोजेस, ठीक है, मोजेस की मूर्ति। इसके अलावा जो है डेविड की मूर्ति, है ना, डेविड की मूर्ति, ठीक है। एक बनाई इन्होंने डॉन की मूर्ति, तो ये मूर्तियां थी इनकी, काफी शानदार मूर्तियां थी। और इनके बारे में हम बेसिक बात जो है, डेविड की मूर्ति के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार कि जो डेविड की मूर्ति थी वो सबसे सुंदर मूर्ति किसने बनाई थी, तो डोनातेलो से बेहतर मूर्ति जो बनाई वो हमारे माइकल एंजेलो ने बनाई थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इन्होंने क्रोधित मुद्रा में ईसा मसीह की जो मूर्ति बनाई वो मोजेस मूर्ति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये जो मोजेस मूर्ति है ये सॉरी ईसा मसीह की मूर्ति है जो कि क्रोधित मुद्रा में है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन्होंने जो सूर्योदय और सूर्यास्त को जो है एकदम स्त्री और पुरुष के रूप में दिखाया और वो भी चित्र बनाया, और काफी गजब उस चित्र को माना गया था, चित्र क्या, मूर्ति को माना गया था, ठीक है। तो ये बात मैं आप लिखना चाहूंगा। देखो मौजूद इसमें तो हम लिख देते हैं ईसा की क्रोधित मुद्रा में मूर्ति, है ना, मुद्रा में मूर्ति, ठीक है। और एक मूर्ति इन्होंने जो बनाई थी वो बनाई थी सूर्योदय व सूर्यास्त की, सूर्योदय व सूर्यास्त को स्त्री पुरुष के रूप में दर्शाया, ठीक है। सॉरी, सूर्योदय व सूर्यास्त को स्त्री पुरुष के रूप में दर्शाया। ये मूर्ति एंजेलो की बड़ी शानदार मूर्ति थी और कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन विद्वान था जिसने सूर्योदय व सूर्यास्त को स्त्री पुरुष के रूप में दर्शाया था, तो आपको ध्यान रखना है माइकल एंजेलो के, ठीक है। तो ये हमारे माइकल एंजेलो हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। माइकल एंजेलो को बढ़िया से पढ़ना, यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि इनका चित्रकला में बड़ा शानदार योगदान है और मूर्तिकला में भी योगदान है, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा और तो हमें मूर्तिकारों के नाम खासा मिलते नहीं है। एक लुका डेला रापिया का नाम भी मिलता है, एक, है ना, चौथे नाम पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चौथे नंबर पे लुका डेला रापिया, ठीक है, लुका डेला रापिया। इन्होंने इन्होंने जो है मूर्तिकला में चमकीली मिट्टी का प्रयोग किया था, ठीक है। चमकीली मिट्टी के प्रयोग के कारण जाने जाते हैं, तो मैं आगे लिख भी सकता हूं चमकीली मिट्टी का प्रयोग, चमकीली मिट्टी का प्रयोग किया था, ठीक है। चमकीली मिट्टी का जो है प्रयोग इन्होंने किया था। तो लुका डेला रापिया का नाम भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये था प्यारे साथियों हमारे पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला हमने यहाँ पे पूरी देखी। अब इसके अलावा हम जो है पुनर्जागरण काल की संगीत कला में ज़्यादा कुछ है तो वो देख लेते हैं, और स्थापत्य कला में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो देख लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको बढ़िया से तैयार करना है, यहाँ से सवाल बन जाता है कई बार, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना, और आप पिछले साल के पेपरों को फिर हल करोगे ना, तो आपके सारे सवाल यहाँ से हल हो जाएंगे। और मान लीजिए, वैसे तो मैं भी देख के आता हूँ, लेकिन कोई ऐसा फैक्ट मिल जाए आपको जो तो पिछले साल के पेपरों में हो, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। फिर आप टेस्ट सीरीज दो, और टेस्ट सीरीज में भी मान लो आपको कोई नया फैक्ट मिले, तो उसको फिर अपने नोट्स में ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि अपने कहीं से भी कोई भी मैटर मिले, अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो फिर आपका जो नोट्स है वो एकदम समग्रता लिए हुई हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आपको फिर अन्य कोई पुस्तक वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और आप पूर्ण रूप से इन नोट्स पर डिपेंड रहोगे, और किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से पास करने के लिए काबिल हो जाओगे, ऐसा मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में करवा रहा हूँ, इतना हर कोई नहीं पढ़ता और हर कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला की बात कर लें, ठीक है। मूर्ति कला हमारी हो गई है, अब मैं स्थापत्य कला की बात कर लेता हूँ। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में ज्यादा कुछ है नहीं। स्थापत्य कला की विशेषताओं की बात करें हम, विशेषताएं, तो विशेषताओं में तो वही बातें हैं सारी, है ना। पुनर्जागरण काल की जो स्थापत्य कला जो थी, उसमें जो गौथिक शैली थी, मध्यकाल की गौथिक शैली या जंगली शैली, उसके स्थान पर और बोरिक शैली का प्रचलन हुआ, ठीक है। पहली विशेषता तो ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि स्थापत्य कला की मध्यकालीन स्थापत्य कला की मध्यकालीन जंगली शैली के स्थान पर जंगली शैली या गौथिक शैली इसको बोलते थे ना, गौथिक शैली, ठीक है। ऐसे मैं ब्रैकेट में रख दे रहा हूं, जंगली शैली या गौथिक शैली के स्थान पर बोरिक शैली का प्रयोग प्रारंभ हुआ, ठीक है। बोरिक शैली का प्रयोग प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी विशेषता के रूप में हम जो देखेंगे, वो हम देखेंगे कि मध्यकाल की जो साज सज्जा थी, उसमें भी यहाँ पर जो है परिवर्तन आए, ठीक है। और जो नुकीली मेहराब थी वो बनाई जाने लगी चौखटी मेहराबों के बजाय, ठीक है। तो मध्यकालीन साज सज्जा का यहाँ पर जो है त्याग किया और नुकीली मेहराबें बनाई जाने लगी। मेहराब क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्यकालीन साज सज्जा के स्थान पर, मध्यकालीन साज सज्जा के स्थान पर नवीन शैली पनपी, ठीक है। और जो है नुकीली मेहराबों का प्रयोग किया जाने लगा, नुकीली मेहराबों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। नुकीली मेहराबों का जो है प्रयोग किया जाने लगा। और ब्रूनी का नाम यहाँ पे आता है, ब्रूने या ब्रूनेलेस्की का नाम, जिनको जो पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला थी
उसका जनक माना जाता है ब्रुनेलेस्की को। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको लिखना चाहेंगे ब्रुनेलेस्की को। ब्रुनेलेस्की, ठीक है, ब्रुनेलेस्की को मध्यकालीन नहीं, पुनर्जागरणकालीन है ना, पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, का जनक माना जाता है। ठीक है, ब्रुनेलेस्की को सॉरी पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। तो ये था प्यारे साथियों स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं। और स्थापत्य कला में हमको यहाँ पर कोई बहुत अधिक नाम देखने को नहीं मिलते। कुछ एक यूनिवर्सिटियां बनी थी, विश्वविद्यालय बने थे, ठीक है, उनके नाम ही हमको मिलते हैं, जैसे लुवेन विश्वविद्यालय या लुवेन विश्वविद्यालय जो बना वो बना नीदरलैंड में बना, है ना, नीदरलैंड में बना। इसके अलावा जो एक और विश्वविद्यालय था लुवेन विश्वविद्यालय नीदरलैंड का, और सॉरी सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय जो बना वो स्वीडन में बना था। सेंट एंड्रूज स्वीडन का नहीं है, सॉरी स्वीडन का उपसल है, हाँ स्वीडन में बना उपसल विश्वविद्यालय, और सेंट एंड्रूज बना था स्कॉटलैंड में। हाँ ठीक है, तो इस समय के कुछ विश्वविद्यालय बने थे। तो प्रमुख स्थापत्यों की बात करें, प्रमुख स्थापत्य, उसमें मैं कुछ विश्वविद्यालयों के नाम लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों। जैसे मैंने बताया अभी लुवेन विश्वविद्यालय बना, लुवेन विश्वविद्यालय लुवेन विश्वविद्यालय है नीदरलैंड में। ठीक है, लुवेन विश्वविद्यालय नीदरलैंड में है एक नंबर पे। नंबर 2 सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय, सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय जो है ये है स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में। इसके अलावा सॉरी एक विश्वविद्यालय बना था उपसल विश्वविद्यालय, उपसल विश्वविद्यालय जो बना, उपसल विश्वविद्यालय ये बना था हमारे क्या नाम से नीदरलैंड स्कॉटलैंड। उपसल विश्वविद्यालय बना स्वीडन में, है ना, स्वीडन में उपसल विश्वविद्यालय बना। इसके अलावा वाटबर्ग विश्वविद्यालय, वाटबर्ग विश्वविद्यालय जो बना वो जर्मनी में बना था, है ना, वाटबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ बना, जर्मनी में बना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ना कि आपसे सुमेलित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। सॉरी, चारों विश्वविद्यालय देंगे और इन नामों को ऊपर नीचे कर देंगे और फिर कहेंगे कि इनको सुमेलित कीजिए या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इस प्रकार का जो है सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। एक वाटबर्ग में, फ्राइबर्ग में भी एक विश्वविद्यालय बना था, फ्राइबर्ग जर्मनी में पड़ता है, वहाँ भी एक विश्वविद्यालय बना था ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय। ठीक है, फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय में बना था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसको उतारें। अब मैं इसको मिटा के और आगे की बात करता हूँ, संगीत कला की बात कर लेता हूँ। संगीत कला में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो संगीतकारों के नाम मिलते हैं बस, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज संगीत की बात करके और कोशिश करते हैं कि साइंस की भी बात कर लेंगे हम। साइंस में भी, क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता, इसलिए हम साइंस में ज़्यादा नहीं डूबेंगे, है ना। तो पुनर्जागरणकालीन संगीत कला की मैं बात करता हूँ। ठीक है,
तो पुनर्जागरणकालीन संगीत कला में जो है, जो वायलिन नामक वाद्य यंत्र था वो यहाँ पे पहली बार सॉरी वायलिन नामक यंत्र पहली बार, वाद्य यंत्र पहली बार यहाँ पे जो है प्रयोग में लाया गया। और संगीत की कुछ नई शैलियाँ यहाँ पे आई, जैसे हॉप्सिकॉर्ब है ना, हॉप्सिकार्ड है, और ओलेस्ट्रिया है ना, ओपेरा है ना, ओलेस्ट्रिया, ओपेरा, हॉप्सिकार्ड, इस प्रकार की नई शैलियाँ यहाँ पे आई। वायलिन का यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये सारी मैं विशेषता लिखना चाहूँगा। विशेषताओं में जो है वायलिन का प्रयोग हुआ था, एक तो है ना, वायलिन का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहली बार। ठीक है, वायलिन का प्रयोग किया गया पहली बार सॉरी। और संगीत की नवीन शैली प्रचलन में आई, प्रचलन में आई। ठीक है, नवीन शैली में कौन कौन सी थी? ओपेरा, ठीक है, और पोलिस्ट्रा, ओपेरा, पोलिस्ट्रा, सॉरी पोलिस्ट्रा क्या, ओपेरा और ओरेट्रिया है ना, ओरेट्रिया ये है ना, सॉरी ओरेट्रिया, ओरेट्रिया और हॉप्सिकार्ड। ठीक है, हॉप्सिकार्ड, ये इस प्रकार से कुछ नवीन शैली अस्तित्व में आई थी। और ये सॉरी ध्यान रखना कि इस काल में बहुत कम जो परिवर्तन हुए वो संगीत में हुए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि संगीत कला में बहुत कम परिवर्तन हुए थे। ठीक है, संगीत कला में बहुत कम परिवर्तन हुए थे। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और अब हम बात करें प्रमुख संगीतकारों की, तो प्रमुख संगीतकारों में गले में दिक्कत हो रही है ना, चलिए लेकिन पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख संगीतकारों में पोलेस्ट्रीना का नाम बड़ा महत्वपूर्ण आता है। उसने एक पुस्तक भी लिखी थी मोजेज नाम से। ठीक है, मोजेज नाम से लिखी थी। और एक नाम मॉस ऑफ मोर्सिले भी मिलता है। ठीक है, एक तो ये था, दूसरा नाम हमको यहाँ पे मिस्किन दास का मिलता है और एक नाम बुली का मिलता है। तो तीन प्रमुख नाम हमको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा सॉरी प्रमुख संगीतकार। ठीक है, प्रमुख संगीतकार, इसकी हम पोलेस्ट्रीना, प्रमुख संगीतकारों में पोलेस्ट्रीना है, जिन्होंने एक तो मोसेस भी मिल सकता है, ये नाम मोजेज भी मिल सकता है, ये मोजेज भी मिल सकता है। ठीक, मॉस ऑफ मोर्सिले ये भी मिल सकता है, मॉस ऑफ मार्सिले। ठीक है, तो ये पोलेस्ट्रीना का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट लगा लो और बढ़िया से इसको तैयार करो। सॉरी, ठीक है। दूसरे जो हमारे संगीतकार हो जाएंगे वो मिस्किन दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिस्किन दास। ठीक है, और बुली हो जाएंगे। ये तीन नाम बड़े महत्वपूर्ण है। एक नाम और आप लिखना चाहो तो विलियम बर्ड का मिलता है ना, विलियम बर्ड का मिलता है। आरएस मेंस में पूछे, मेंस की दृष्टि से जो है
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कोई 4 संगीतकारों के नाम लिखिए जो पुनर्जागरण काल में हुए। तो ऐसी स्थिति में आपको इन चारों के नाम दे देने होते हैं बढ़िया तरीके से। तो आपका काम जो है बढ़िया तरीके से हो जाता है, ठीक है। सॉरी। तो चलिए, गला काम नहीं दे रहा है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र के कुछ जो आविष्कार हुए इस समय के, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आज की क्लास को हम समाप्त कर देंगे, 5-7 मिनट का काम है। तो चलिए आप इसको उतार लें और फिर मैं जो है इसको पूरी करता हूँ क्लास को, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा, मैंने इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये संगीत कला क्या ये है, पुनर्जागरण विज्ञान में लिख देता हूँ। देखो, पुनर्जागरण काल के विज्ञान में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा गहराई में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल इतना नहीं पूछा जाता। फिर भी जैसे सॉरी, एक तो परिवर्तन आया कि कोपरनिकस ने जो अपना सिद्धांत दिया था, जिसको मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, वहां से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। कुछ लोग जो है वहां से मानते हैं। ऐसा कौन विद्वान है जो कोपरनिकस की जो पुस्तक पब्लिश हुई थी वहां से और पुनर्जागरण की वास्तविक शुरुआत मानते हैं? ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पहली चीज, अब हम बात करते हैं कि कोपरनिकस के सिद्धांत की मैं जैसे बात कर चुका हूँ पहले, है ना। कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था? कोपरनिकस सॉरी, इसने दिया था सूर्य केंद्रित सिद्धांत, है ना। सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था, है ना। इससे पहले क्या चलता था? इससे पूर्व जो चलता था वो चलता था सॉरी, भू केंद्रित सिद्धांत। भू केंद्रित सिद्धांत चलता था, जो कि किसने दिया था? टोलेमी ने दिया था, ठीक है। तो ये मामला हुआ। इसके बाद एक बड़े नाम मिलते हैं, गैलीलियो गैलीली। गैलीली का नाम आता है। गजब के ये विद्वान थे गैलीलियो गैलीली। इन्होंने कोपरनिकस का समर्थन किया। कोपरनिकस का समर्थन किया, ठीक है। पहली चीज, कोपरनिकस का समर्थन किया। सॉरी, जड़त्व का नियम दिया। जड़त्व का नियम दिया। जड़त्व का नियम ये कहता है कि यदि घर्षण रहित कोई तल है तो h ऊंचाई से छोड़ा गया पिंड तब तक गति करता रहेगा जब तक कि वो h ऊंचाई प्राप्त नहीं कर लेता, है ना। मान लो कि ये तल है ना, और ये हमारी भू प्रॉपर्टी है मान लीजिए, ठीक है, और ये घर्षण रहित है ना। घर्षण बल इस पर नहीं है, मान लो घर्षण बल इसका 0 है, ठीक है। तो गैलीलियो ये कहता है कि इतनी ऊंचाई से, मान लो यहां से आपने कोई वस्तु गिराई, नीचे गिरा दी, तो वो वस्तु यहां गिरने के बाद तब तक गति करती रहेगी जब तक कि ये वापस ये h ऊंचाई प्राप्त नहीं कर लेती। इतनी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर लेगी जब तक ये गति करती रहेगी, यदि ये तल घर्षण रहित है तो, है ना। घर्षण रहित तल, है ना। ये एक तो ये इन्होंने कहा था, जड़त्व के नियम में आता है। और भी मैं इसको बढ़िया तरीके से समझाऊं जड़त्व के नियम को, तो जड़त्व का नियम जो ये कहता है कि जैसे जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ना, वो जड़त्व का ही नियम है। इसी नियम के आधार पर और जो है न्यूटन ने सॉरी अपनी गति का नियम दिया था। मतलब जैसे हम बस में चल रहे हैं और बस ने अचानक ब्रेक लगाया तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। ये है जड़त्व का नियम, है ना। जैसे बस इधर घूमी तो हम इधर को झुकते हैं। मतलब हम या कोई भी वस्तु अपनी मूल स्थिति में ही बने रहना चाहती है ना। किसके कारण? जड़त्व के कारण, है ना। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक ये था, अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जड़त्व का नियम दिया। इसके अलावा इन्होंने जो है पेंडुलम का आविष्कार किया था। सॉरी, पेंडुलम का आविष्कार किया, ठीक है। वायु दिशा सूचक यंत्र, वायु
दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार गैलीलियो ने किया। इसके अलावा गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसमें ना गैलीलियो के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो विद्वान आए, मैं रेड कलर से लिख देता हूं, सर आइजक न्यूटन आए। ठीक है, सर आइजक न्यूटन बड़े विद्वान थे और गजब का इनका काम था। जो एक मतलब गरीब परिवार से थे, गणित के बड़े विद्वान थे, एक फेलोशिप के भरोसे इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, 1865 का जो साल था इनके लिए बड़ा ही युग परिवर्तनकारी साल था, है ना, क्योंकि उस समय जब जो प्लेग फैला था उसके कारण लॉकडाउन लग गया था। तो ये जब घर आए यूनिवर्सिटी छोड़कर, तो घर पे इन्होंने इतने सारे प्रयोग किए कि जब अगले साल लॉकडाउन हटा के वापस यूनिवर्सिटी गए तो इनको सीधा स्टूडेंट से प्रोफेसर बना दिया था, है ना। तो 1865 का वर्ष इनके लिए मिरेकल वर्ष कहलाता है। पूरा मतलब युग परिवर्तनकारी घटना थी इनके जीवन की। ठीक है, तो मैथमेटिका प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक है, मैथमेटिका प्रिंसिपिया। ठीक है, मैथमेटिका प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक है। और जो है सॉरी, इन्होंने जो है गैलीलियो का समर्थन किया, गैलीलियो का समर्थन किया। ठीक है, और गति के नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूटन साहब। ठीक है, इसके अलावा और भी कई नाम मिलते हैं। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, है ना। तो मैं यहाँ पे अगला नाम लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने क्या दिया था, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमको बताया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। ठीक है, और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। ठीक है, केपलर का नाम आता है, केपलर ग्रहों की गति के नियम दिए। ठीक है, एडमंड हेली ने हेली पुच्छल तारे को खोजा। एडमंड हेली, इसने क्या किया, हेली पुच्छल तारे को खोजा। और ये ध्यान रखना, न्यूटन की जो ये मैथमेटिका प्रिंसिपिया पुस्तक जो थी, इसको पब्लिश करवाने का काम भी इसी ने किया था, है ना। प्रिंसिपिया को प्रकाशित करवाया, 1883 समथिंग प्रकाशित करवाया था। आप थोड़ा सा ये सन को देख लेना, है ना। ठीक है, ये देख लेना, 1883 ही है जितना मुझे याद आ रहा है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप देख लेना। ठीक है, इसमें दरअसल हुआ ये था कि एडमंड हेली जो है तारों की खोज में लगे हुए थे। जो हेली पुच्छल तारा होता है ना, वो शायद 76 साल के बाद दिखाई देता है ना ऐसा कुछ है। तो उस तारे को एडमंड हेली उसकी खोज में लगा हुआ था, लेकिन इसको जो ग्रहों की गति का जो नियम है वो उसका पता नहीं था। और जो ये जो होता है ना इनवर्स लॉ और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये कई गणितज्ञों से मिला,
तो इससे किसी ने कहा कि आप जो है न्यूटन के पास चले जाइए, वो गणित का बहुत बड़ा विद्वान है और वो आपकी इस समीकरण को सॉल्व कर देगा। तो ये एडमंड हेली आया न्यूटन के पास और न्यूटन साहब से कहा कि यार मेरे को थोड़ा सा ये जो है ग्रहों का जो इनवर्स लॉ है, इनकी जो दीर्घवृत्ताकार गति है और इनवर्स लॉ का इनके बीच में क्या संबंध है ना। तो ये वैसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा, अब मेरे को इतना याद नहीं, बहुत पहले फिजिक्स पढ़ी थी। तो उस समय जब इनसे पूछा तो इन्होंने फिर जो है न्यूटन साहब ने ये कहा कि यार ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अब मेरे को याद नहीं है कि मैंने कब सॉल्व किया था और कहाँ पढ़ा है ना। मतलब न्यूटन साहब बहुत सारे समीकरण बनाते, सॉल्व करते, टाल देते, मतलब नए नए रिसर्च करते थे है ना, तभी तो सीधे स्टूडेंट से प्रोफेसर बन गए थे। तो जब इन्होंने कहा कि वो मेरा कचरा पात्र का एक डिब्बा पड़ा हुआ है, आप उसमें जाइए और एक एक पन्ने को चेक कीजिए, मैंने वहाँ पे इस जो आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व की हुई है। तब एडमंड हेली ने उसको जाके देखा और न्यूटन साहब की जितना भी जो वो कचरे पात्र का डिब्बा बना रखा था उसको जाके इन्होंने चेक किया, एक एक पन्ने को व्यवस्थित रूप से चेक किया, तब जाके इनको वो मिल गया। तो इन्होंने कहा कि हाँ मुझे मिल गया, एडमंड हेली ने कहा। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने कहा ठीक है आप अपना काम कीजिए, ये अपना काम करने लगे। तो तब जाके वो जो पूरा चट्टा था, वो जो पन्ने थे बहुत सारे जिनमें न्यूटन साहब ने लिख लिख के क्या क्या डाल रखे थे, उनको फिर इन्होंने जो है मैथमेटिका प्रिंसिपिया के नाम से पब्लिश करवाया था बाद में जाके, है ना। ऐसी कुछ कहानी मिलती है सॉरी। तो ये था प्यारे साथियों, विलियम हार्वे की बात की, एडमंड हेली की बात की, केपलर की बात कर ली और केपलर जो है विलियम हार्वे निरक्त परिसंचरण तंत्र की बात की, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, एडमंड हेली ने ये सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों प्रमुख कुछ विद्वान थे। वैसे बहुत सारे आविष्कार हुए थे मध्यकाल में सॉरी साइंस के क्षेत्र में भी हुए थे और हर क्षेत्र में हुए थे। कुछ भौगोलिक खोजें हुई, तो भौगोलिक खोजों को हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से तैयार करना और इससे आगे का जो है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।